खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चाकू से बड़े भाई का पेट फाड़कर उतारा मौत के घाट। तिजारा के शाहबाद में आपसी कहासुनी के बाद की वारदात। जोमेटो से खाना मंगवाया और डिलीवरी बॉय से छीने मोबाइल और नकदी। सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नई सरकार से जल संकट दूर करने और पेट्रोल से वैट घटाने की जताई उम्मीद। अनेक वर्गों ने रखी राय। वहीं कांग्रेस ने भी सिर्फ वादों की बजाय अमल की कही बात। और दरवाजा तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने दंपति को किया घायल। शहर के दाऊदपुर में सामने आई घटना। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। कहते हैं कि गुस्सा सर चढ़कर बोलता है। जब व्यक्ति आवेश में होता है तो उसे अपने क्रोध के आगे रिश्तों का ख्याल भी नहीं रहता, यहाँ तक कि वह अपनों की जान लेने से भी नहीं चूकता। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम शाहबाद में ऐसी ही घटना सामने आई, जब एक भाई ने अपने बड़े भाई का पेट चाकू से फाड़कर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय बड्डन और उसका छोटा भाई जगदीश बेरोजगार थे और शराब के आदी थे। वह साथ में शराब पी रहे थे। यह भी बताया जाता है कि घर में मांस लाया गया था और इसके लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को इसे पकाने के लिए कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी दौरान पहले दोनों में कहासुनी हुई और उसके बाद जगदीश ने घर में रखा मांस काटने वाला बड़ा चाकू निकाला और अपने ही भाई के पेट में घोंप दिया। वार इतना तेज था कि बड्डन की आंतें बाहर आ गई। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार रात्रि बड्डन ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। उधर आरोपी जगदीश चाकू मारने के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी मिलने पर पुलिस भी गांव और अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। दोनों भाई मजदूरी करते थे और अविवाहित थे। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। हम सब शाहबाद के रहने वाले हैं, गांव शाहबाद। उनका नाम है जगदीश प्रसाद और छोटे बड़े का नाम है बड्डन। इन दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ था खाने पीने की वजह से, और ये आपस में गुथ मरे। तो छोटे वाले ने उसके चाकू मार दिया। माँ ने बीच बचाव करा तो वो वृद्ध आदमी थी, उससे बीच बचाव हो ना पाया। आसपास के फिर गांव का इकट्ठा हो गया, उन्होंने बीच बचाव कर उससे पहले उसके चाकू मार दिया। पेट में मारा? पेट में मारा था। 1-2 बार या सब ये तो नहीं मालूम। 1-2 बार तो मारा ही होगा सब। तो उससे उसके 3 भाई है। 3 भाई है। ये बीच वाला मरा है? हाँ, बीच वाला ये मरा है। बड़े बड़ा ये है? हाँ, ये बड़ा बड़ा अमीचंद है। तो उसके आंत निकल गई थी बाहर। उसको हॉस्पिटल लेके गए, तिजारे से अलवर के लिए रेफर कर दिया। क्या काम करता था ये? वो सब मजदूरी करते थे। ये दूसरा मजदूरी करता है? तीनों ही मजदूरी करते थे। अब जो जिसने चाकू मारा वो अभी घर है कि फरार है? वो सब फरार है, भाग गया। हाँ जी, जब से? हाँ, जब इसे भाग गया हुआ। बदमाशों ने पहले तो जोमेटो के डिलीवरी बॉय से खाना मंगवाया और फिर उससे मोबाइल और नकदी छीन लिए। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। सहायक उपनिरीक्षक अशोक कुमार के अनुसार इस बारे में ग्राम खुटोली निवासी जमशेद खान ने शिकायत की थी। जमशेद जोमेटो कंपनी में काम करता है। उसके पास झारखेड़ा बगीची में खाना सप्लाई करने का ऑर्डर आया था। जब वह होटल से बुकिंग का खाना लेकर मौके पर पहुंचा तो वहां खड़े 3 युवकों ने खाना लेने के बाद मोबाइल और नकदी छीन ली। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है। वहीं उनके तीसरे साथी की तलाश जारी है। परिवादी जमशेद सनोप ईसा खान निवासी खुटोली ने 13/4/2023 को एक रिपोर्ट पेश करी थी कि मुझे जोमेटा से मैं जोमेटा में काम करता हूं। मुझे खाने का ऑर्डर मिला कि झारखेड़ा बगीची के पास में आप वहाँ लेके चले जाओ। तो जोमेटा वाला रात को 12 बजे वहाँ पहुँचा तो उसको बगीची के पास 3 लड़के मिले, जिन्होंने जमशेद से उसका मोबाइल, ब्लूटूथ, 1200 रुपये और आधार कार्ड छीन लिया, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई। अपराधियों की तलाश कर जिनमें से 2 आरोपी
साहिल खान सनोप इलियास खान निवासी झारखेड़ा व सुलेंद्र भुल्लू सनोप सिंगारा सिंह निवासी झारखेड़ा को वापरता गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो तीसरे की तलाश जारी है। तो किस तरह बुलाया था इन्होंने? खाने के हिसाब से बुलाया? खाने का ऑर्डर दे के बुलाया था, बुकिंग का ऑर्डर लेके गया था, ऑनलाइन बुकिंग करा? हाँ, डिलीवरी बॉय था जो बुकिंग लेके गया था और वहाँ उससे ये वारदात लोगों ने। नई सरकार तो बन गई और अब विभिन्न वर्ग अपेक्षा जता रहे हैं कि जल संकट जैसी समस्या दूर हो, साथ ही पेट्रोल डीजल से वैट कम करने का इंतजार खत्म हो और इनके दाम नीचे आए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव जोगिंदर कोचर के अनुसार भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले 7 गारंटी दी हैं। हालांकि इसमें चिरंजीवी योजना और मोबाइल वितरण स्कीम के लिए कुछ नहीं कहा गया था। अब देखना यह है कि नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कदम उठाते हैं। कोचर के अनुसार अलवर में कई पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां से नेशनल हाईवे संख्या 8 के लिए सीधा लिंक नहीं है। इसके निर्माण की आवश्यकता है। वहीं नटनी का बारा पर बांध का निर्माण कर पानी की समस्या को कम किया जा सकता है। कोचर ने कहा कि सरकार बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन इन पर अमल भी करना होगा। सोच भी बन रही है जनता के साथ क्या होगा, क्योंकि अभी इन्होंने एक विज्ञापन दिया बहुत बड़ा अखबारों के अंदर, उसमें केवल 7 गारंटियाँ लिखी, उसमें से चिरंजीवी योजना की गारंटी नहीं लिखी थी, उसमें हेल्थ के लिए कोई बात नहीं लिखा था, शिक्षा के लिए किसी बात को नहीं लिखा था, इवन मोबाइल फ़ोन जो चल रहे थे उनका क्या होगा वो नहीं लिखा था इन्होंने। तो ये मान के चले उनके जो 7 गारंटियाँ जो खुद कह रहे हैं केवल वही देने जा रहे हैं, बाकी नहीं देने जा रहे। तो मतलब जनता के साथ धोखा हुआ। नहीं, जनता का जो काम है वो होना चाहिए। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। और अलवर ज़िले में 2 चीज़ों का बहुत जरूरी जो ज़रूरत है उसके लिए ज़रूर ध्यान दें। एक, अलवर में पर्यटन विभाग इतने अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के सीधा नेशनल हाईवे नंबर 8 से सीधा लिंक नहीं है। अगर ये लिंक जुड़ जाए, एक दूसरा अपना नटनी के बारे के ऊपर एक बांध का निर्माण हो जाए, जिससे वहाँ पानी की समस्या का खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, नीचे ज़मीन में पानी भर जाएगा और चारों तरफ के जो इलाके हैं अलवर ज़िले के वो सब खुशहाल होने की स्थिति में आ जाएंगी। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जनता की इस मांग को ध्यान में रखे। अगर इनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है तो इसको इन चीज़ों को बजट में रखकर इस काम को बहुत जल्दी से जल्दी शुरू कराए। साथ में मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि सरकार को चाहिए कि जनता के हित में ध्यान रखते हुए काम करें। केवल ये नहीं देखें कि ये पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा चलाई गई योजना हम उनको बंद करेंगे। अगर ऐसी योजनाएं बंद करेंगे तो मैं मानता हूं कि हेल्थ और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है। इस असर से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम सरकार, अगर कहीं हमारी उसको आवश्यकता है कि हमारे सहयोग से या हमारे किसी बात के कहने से उनको फ़ायदा मिलता है और वो सरकार जनता के हित में काम करती है, तो हम जनता के हित में तैयार करें। उधर सामाजिक कार्यकर्ता शिव यादव का कहना है कि भाजपा की नई सरकार से जनता को अनेक अपेक्षाएं हैं। लोग पिछले 5 साल में पानी के लिए परेशान रहे और ऐसे में सिलीसेट से अलवर तक पानी लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं स्थायी समाधान के लिए चंबल का पानी भी लाना होगा। शिव यादव ने कहा है कि पूर्व सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट नहीं घटाया। यह मुद्दा भाजपा ने कई बार उठाया था। अब भाजपा की सरकार है और वैट घटाकर इनके दामों में कम से कम 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जानी चाहिए। साथ ही रसोई गैस के दाम भी घटाए जाए। नई सरकार से हम सबको, डबल इंजन सरकार से ये अलवर वासियों को ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये चंबल का पानी लाएंगे और उससे पहले ये सिलीसेट के इर्द गिर्द से लेके और शहर को अपनी आवश्यकता अनुसार जितना पानी है, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से पानी आ रहा है वो ये मान के चलो 20% या 30% है कहीं, और उनका वितरण भी ठीक नहीं है। तो नई सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सबसे पहले तो बाहरी योजनाएं जो पानी वाली हैं वो पूरा करें, जितनी जल्दी हो सके, शीघ्र अति शीघ्र। गर्मी आने वाली है 6 महीने बाद में, उससे पहले कोशिश करें। और टेम्परेरी अभी जो भी करना हो उनको सिलीसेट के परकोटे से, जैसामंद के परकोटे से लेकर और पानी की कम से कम आवश्यकता अनुसार तो पानी की व्यवस्था करें। दूसरी जो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, वो स्वास्थ्य सेवाओं की है। स्वास्थ्य सेवाओं का इतना ढंचर बिगड़ा पड़ा है। वैसे तो पूर्व सरकार भी बड़े बड़े वादे कर गई थी, वो लगाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल लगाएंगे, दवाखाने लगाएंगे कॉलोनियों में, लेकिन हकीकत जब धरातल पे कुछ भी नहीं है, जिसकी भी हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है इनसे। और जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है अभी पेट्रोल डीजल पे इन्होंने इतना, पूर्व सरकार ने इतने भार डाल रखा था। नई सरकार ये कह के भी आई थी, इनका घोषणा पत्र में भी था। तो हम ये चाहेंगे कि ये अपनी घोषणा पत्र को भी पूरा करें और कम से कम जो आसपास के राज्यों में 10 रुपये से 15 रुपये तक फ़र्क है, वो कम से कम 15 रुपये फ़र्क करें पेट्रोल डीजल में, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। मैं एक घरेलू गैस का भी वादा किया था। और सबसे बड़ी ये है, गृहिणी के लिए मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
ये सरकार उन्हीं की है, डबल इंजन सरकार है। हम चाहेंगे कि जो गैस है उस पर भी ये थोड़ा ध्यान दें। इन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ गैस इससे भी ज़्यादा महंगी कर दी, जिससे कि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। कुल मिलाकर नई सरकार से अनेक प्रकार की अपेक्षाओं का दौर जारी है। अलवर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। शहर की गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर में एक घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट की गई। इसमें घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पति बिट्टू सिंह के अनुसार वह अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। उन्होंने महिला मनप्रीत कौर के साथ गलत बर्ताव करते हुए मारपीट की। बीच बचाव करने पर बिट्टू सिंह को भी पीटा गया। पड़ोसियों के आने पर बदमाश भाग निकले। घटना की रिपोर्ट एनएबी थाने में दर्ज करवाई गई है। सर, मैं अपने घर में टीवी देख रहा था बच्चों के साथ और एकदम से इन्होंने दरवाजा तोड़ा। एक तो रेठी था, एक सुखपाल था, रिंकू था, सुदामा था और अरविंद था और सुखसेन था। किस मामले को लेके ये झगड़ा हुआ? सर, कोई मामला पता नहीं है, एकदम से इन्होंने हमला कर दिया, पता ही नहीं पड़ा मेरे को। आना बदतमीजी करने लेडीज के साथ, मेरे को तो पहली तरफ फेंक दिया। लेडीज के साथ मारने लगे, मारपीट करने लगे, गंदी हरकत करने लगे इन्होंने। कितने लोगों को चोट आई है? उसी को टारगेट बनाया इन्होंने। किसको? मनप्रीत कौर को। मनप्रीत कौर कौन है? मनप्रीत कौर मेरी बीवी है, जूली। एक कोई चोट आई है? हाँ, उसी को टारगेट बनाया ने। बदतमीजी बहुत परेशान करी है, छेड़छाड़ करी है उन्होंने। क्या नाम है? अरविंद और सुदामा और रिंकू ने और रेठी ने। और वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 गुटों में हुए झगड़े में 2 लोग गंभीर घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन योगेश कुमार के अनुसार वह अपने घर के बाहर आग पर हाथ ताप रहा था। इसी दौरान पड़ोसी ने उस पर वार कर दिया। हालांकि योगेश इसमें बाल बाल बच गया। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। सरियों से हुए हमले में राहुल और गंगा देवी घायल हो गए, जिनके सर पर गहरी चोटें आई हैं। पीड़ित के अनुसार पड़ोसी ने 3 दिन पहले उनके घर में शराब का पौवा फेंक दिया था। इसे लेकर कहासुनी भी हुई थी। उस समय तो मामला शांत हो गया था, लेकिन अब फिर विवाद भड़क उठा और उन पर हमला बोल दिया गया। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। यह घटना ये हुई थी कि मैं हाथ टेप रहा था तो पीछे से मेरा फंसी मारी गई थी सिर पे, तो मैं बच गया था। मैंने हाथ बीच में रख लिया था। फिर उसके बाद गुस्से हाथ मारे थे मेरे मुंडे पे और उसके बाद ही मैं रुक गया था। फिर उसके बाद सरिया लेके आए थे। मेरे भाई के और मेरी मम्मी के मार दी। इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, हाथ में भी और सिर पे भी। किसने मारा ये? तो ये झगड़ा वाला ने मारा। एक तो इसका नाम आकाश और एक राहुल है, इसका नाम मुल्ला कहते हैं उससे। एक वो, इन दोनों डंडे लेके आए थे, सरिया वो लोया की फरसी बोलते ना, इसको लेके आए थे। तो भैया के मेरे घर में ही मारे थे, घर का गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। तो मतलब कुल मिला के तो झगड़ा बहुत तगड़ा हुआ था। तो क्यों मारा ये? क्या कोई रंजिश थी? वह पहले की लड़ाई थी, वो पहले की लड़ाई तो सोल्व हो गई थी। तो मतलब घर में पौवा ही फेंका था और पहले लड़ाई थी, उसकी कोई बात नहीं थी। अब बगैर फालतू का झगड़ा। क्या क्या नाम है उनके? इनके नाम, एक का नाम तो आकाश है और एक का नाम राहुल है, एक का नाम तरुण है और इनका चाचा ताऊ का नाम मैं जानता नहीं हूँ। और वहीं तिजारा क्षेत्र के ग्राम अरंडका में 2 गुटों में हुए झगड़े में एक युवक जख्मी हो गया। पीड़ित सलीम ने बताया कि वह खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही 3 लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल को तिजारा से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सलीम के अनुसार 5 दिन पहले एक हमलावर की कार को साइड नहीं देने के मामले में भी उसके साथ झगड़ा किया गया था। इसी प्रकरण को लेकर मंगलवार शाम उन पर हमला कर दिया गया। सलीम। क्या घटना हुई आपके साथ? मारपीट हुई थी साहब। मैं जंगल से आ रहा था और 3-4 जने थे। वो शाम को 5-5:15 बजे की बात थी रोड पे। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? कोई ऐसा विवाद नहीं था जी। पहले हमारा खाली 1 हफ्ता पहले कोई बात हम बता हुई थी बस। अच्छा जी। कितने लोग थे? ये 4 जने थे साहब। क्या नाम है उनका? मैं तो एक का नाम जानता हूँ, फकरुद्दीन था उसका नाम। अच्छा जी। उसके 3 भतीजे थे। कौन से गांव की घटना है ये गांव अरंडका की है। गांव से 800 मीटर दूर है, जंगल में। उनके पास ये सरिये थे, रोड थी उनकी पिकअप में और चांटिया वगैरह था। मेरे सर में मारी थी जी। हाथ फ्रैक्चर है और पैर में है। रैनी क्षेत्र के ग्राम कीलपुर खेड़ा में मंगलवार रात घर का ताला तोड़कर चोर 2 लाख के जेवर और 39,000 की नकदी ले गए। पीड़ित घनश्याम प्रजापत ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार चोरों ने ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और संदूक एवं अलमारी में रखी नकदी और जेवर ले गए।
इन बदमाशों ने अलमारी में रखी 39,000 की नकदी पार कर ली। इसके अलावा लगभग 2 लाख के जेवर चुरा लिए। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों एक कमरा में सो रहे थे। 4 कमरे हमारे पास में है। चारों कमरा के एक कमरा में सोए और बाद में हमारे कुंडी लगा दी। सोते हुए इनके कुंडी लगा के चारों कमरों का मतलब लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद में अंदर घुसे। अंदर गोदरेज का लॉक तोड़ा। जो भी सामान है चांदी सोने का नकद 70,000 रुपये और ये सब निकाल के फरार हो गए। और हमें सुबह चेत हुआ था हमको, जब हमने कुंडी खोल के, हमको कोई बात का पता नहीं कब हुई है, कुछ ही टाइम हुई है। चोर फरार हो गए और ये बात है। पूरा खर्चा और पूरा बक्सा अक्सा जो भी चीज़ है जो सब खुले पाए, सिंदूक है और कपड़े बाहर पड़े सब, ये सब कुछ चोर कर और वो भाग गए। मेन गेट नहीं खोला, वो कूद के आए थे हमारे गेट से बाहर हो गए। घाटला स्टेशन के पास डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले का निवासी 53 वर्षीय राजू यादव अपने कुछ साथियों के साथ जयपुर हिसार पैसेंजर ट्रेन से जयपुर जा रहा था। ट्रेन रुकने पर वह घाटला में लघुशंका के लिए उतरा था। इसी दौरान डबल डेकर ट्रेन की चपेट में आने से राजू की जान चली गई। मृतक किसान था और उसके परिवार में एक पुत्र है। राजू जी कहाँ का रहने वाला है? ये कुराउड कोसली के पास। अच्छा, क्या हुआ था? ये कोसली से जयपुर के लिए आ रहे थे। किसमें? ट्रेन में। कौन सी में? ये वो थी जी, कौन सी ट्रेन थी? जयपुर हिसार वाले में थी जी। फिर पता नहीं घाटला में कैसे उतरे कैसे नहीं। टिकट तो हमारी वहाँ की है जयपुर की। अच्छा, हाँ जी। बाथरूम वगैरह के लिए उतरे होंगे? पता नहीं जी, ये तो वो बाथरूम के लिए उतरे होंगे, लेटरिन के लिए। फिर दूसरी ट्रेन डबल डेकर आ गई? हाँ जी। कौन सी ट्रेन आई? ये ड्राइवर साहब बता रहे पुलिस वाले की डबल डेकर आ गई। अच्छा। उसके नीचे ये आ गया। तो क्या करते थे काम ये जमींदारा करता था। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ जी, एक लड़का एक लड़की। क्या किस काम के लिए जा रहे थे, कुछ पता लगा? ये नहीं पता। इसके साथ एक और थे जी, 2 बंदे। अच्छा, उनके साथ आ रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। शाम को जब हमारे भांजा की घरवाली ने पूछे, पापा जी खाना के 5:25 पे पापा जी आ जाओ खाना खा लो। बोले भाई मैं तो फलाना के साथ जा रहा हूँ, क्या नाम है उसका, ढेरपाल के साथ जा रहा हूँ जयपुर, और कल आ जाऊंगा मैं। उसके बाद उसकी इतनी बात हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का दौर जारी है। बुधवार को अलवर के कालाकुआं स्थित सेक्टर 3 पार्क और नयाबास वन विभाग कार्यालय में कैंप लगाए गए। इसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार और पार्षद धीरज जैन ने किया। इस दौरान आयुक्त ने लोगों को देश को विकसित बनाने की शपथ दिलाई। शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन, जननी सुरक्षा, जीवन ज्योति बीमा और पीएम मातृ वंदना स्कीम आदि के तहत रजिस्ट्रेशन किए गए। वहीं प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को शर्ट और टोपी प्रदान की गई। यहां अनेक काउंटर लगाए गए जिसमें अधिकारियों ने लाभार्थियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने भी शिविर का अवलोकन किया। इस मौके पर मनोज चौहान, गोवर्धन लाल सिसोदिया और महेश निहलवानी सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश सह समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा बलों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। लाभार्थी आ रहे हैं और पीएम स्वनिधि में काफ़ी लोग जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हमें अच्छी आशानुरूप प्रगति हम लोगों को देखने को मिल रही है।
ये कितनी तारीख तक ये जो कैंप्स चलेंगे और 10 तारीख तक जिले में चलेंगे। और चूँकि मैं जिला नोडल अधिकारी हूँ शहरी क्षेत्रों का, तो 24 तारीख तक तो हमारे नगर निगम एरिया में चलेंगे। टोटल 13 लोकेशन से और एक वैन हमारी लगातार इस पर चल रही है, जो मध्याह्न पूर्व एक कैंप में रहती है और मध्याह्न पश्चात एक दूसरे कैंप में जाती है। और उसके बाद 26 तारीख से जो अन्य ULB हैं हमारे अलवर जिले की, उनमें भी एक दिन का और कुछ ULB में 2 दिन का कैंप लगाएंगे। अलवर में टीबी रोग पर नियंत्रण के लिए गतिविधियां जारी हैं। वहीं इस रोग की जांच के लिए जिले में 23 मशीनें लगाई जा चुकी हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के अनुसार टीबी मुक्त भारत के तहत तहसील और ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों में यह मशीन लगाई गई है। इससे मरीजों को सैंपल की जांच के लिए अलवर जिला अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे अपने पास के स्वास्थ्य केंद्रों में जांच करवा सकेंगे। मशीन के आधार पर कुछ मिनट में ही रिपोर्ट आ जाती है और संबंधित व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसे टीबी रोग है या नहीं। रोग सामने आने की स्थिति में तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर शर्मा ने सभी निजी और सरकारी चिकित्सकों से अपील की है कि संबंधित लक्षण वाले लोगों की जांच जरूर करवाएं। सर, टीबी के रोगियों के लिए अभी यूनिवर्सल DST के तहत 18 ट्रूनाट मशीनें और 5 CB नाट मशीनें अलवर ज़िले में कार्यरत हैं, जिसमें से CB नाट मशीनें अलवर, बहरोड, खेडली, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में हैं। उसके अतिरिक्त सभी ब्लॉक में ट्रू नाट मशीनें लगाई गई हैं, जो कि CB नाट का ही एक वर्जन है, जिसमें छोटे जगह पर ये ट्रू नाट मशीनें लगाई गई हैं। तो जो भी टीबी के रोगी हैं उनको अब इतनी दूर तक सैंपल लाने की या भिजवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरीज अपनी जांच वहीं पे करा सकता है, जिससे कि ये तुरंत पता लग जाएगा कि उसको किसी तरह का MDR टीबी तो नहीं है और उसका इलाज शुरू हो सकेगा। पहले मरीजों को काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर सैंपल के लिए देने के लिए आना पड़ता था, तो अभी करीब पिछले 6 महीने में यह 18 ट्रू नाट और 5 CB नाट मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें से अधिकतर मशीनें कार्यरत हैं और इससे मरीजों को काफ़ी सुविधा हुई है। मरीज अपने सेंटर पे अपने आसपास के क्षेत्र में इलाज ले सकता है। तो मेरा सभी लोगों से और सभी चिकित्सकों से यह आग्रह है कि उनके पास आने वाले प्रत्येक मरीज का यह जांच करवा जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अलवर ज़िले के जो निजी चिकित्सक हैं जो कि टीबी का इलाज कर रहे हैं, वह भी अपने यहाँ आने वाले मरीजों को यदि टीबी डायग्नोसिस करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अब मरीज का निक्षय ID बनाते हुए उसे यह समझाएं कि यह जांच उसके क्षेत्र में ही वह करा ले, जिससे कि उसको यहाँ आने की आवश्यकता भी ना पड़े और मरीज की जांच हो जाए। और उस जांच को वह निजी चिकित्सक ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकता है और मान लीजिए वो मरीज MDR आता है तो उसे वह सरकारी सिस्टम में रेफ़र कर सकता है। यह मुख्य एक परिवर्तन है जो कि हमको अलवर ज़िले में सकारात्मक रूप से लेते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू,
मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर के स्कीम आर्टिस्ट श्री आदिनाथ जैन बीएड कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इसका विषय था प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता। इस दौरान मुख्य अतिथि निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा रहे। मुख्य अतिथि का कहना था कि सरकार का नियंत्रण होने के कारण शिक्षा राजनीतिक हो चली है। इसके बजाय शिक्षा का कंट्रोल आचार्य और विद्वानों के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भाजपा सरकार आती है तो महाराणा प्रताप महान हो जाते हैं और जब कांग्रेस पार्टी आती है तो अकबर महान हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में हमारी स्वायत्तता थी, जो अध्यापक के शिक्षा हाथ में थी। आज शिक्षा सरकार के हाथ में है, उसके कारण उसका राजनीतिकरण हो रहा है। ये शिक्षा सरकार के हाथ में न होकर के आचार्यों के हाथ में, विद्वानों के हाथ में होना चाहिए। विद्वानों के अंतर्गत राजनीति होनी चाहिए, न कि राजनीति के अंतर्गत विद्वान काम करें, क्योंकि बौद्धिक क्षमता ऊपर रहेगी और उसके बाद बाकी क्षमताएं रहेंगी तो निश्चित रूप से शिक्षा एक दिशा दे पाएगी। शिक्षा पे जब तक जैसे अंग्रेज़ों ने उस पर अपना आधिपत्य किया, अगर इसी आधिपत्य को हम बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का सरकारीकरण जो हो रहा है और सरकार बदलने के साथ उसका राजनीतिकरण होगा। और इसी राजनीतिकरण के कारण से हम जब देखते हैं कि राजस्थान में भी अगर हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो महाराणा प्रताप महान हो जाते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी आती है तो अकबर महान हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आती है तो वैदिक गणित शुरू हो जाता है, और कांग्रेस आती है तो वैदिक गणित को निकाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो रज्जू भैया का भारतीय वैज्ञानिक ये पाठ शुरू हो जाता है, और कांग्रेस आती है तो उसको क्लास में से फाड़ दिया जाता है। तो यह राजनीति शिक्षा में न चले, इसलिए अच्छा होगा कि आचार्य कुल के अंतर्गत ये सारी शिक्षा व्यवस्था हो और आचार्य कुल अपने हिसाब से सारी चीज़ों को तय करे, राजनीति के उसमें हस्तक्षेप न करें। उधर प्राचार्य अनीता सोनी ने बताया कि समय समय पर इस तरह की संगोष्ठियां आवश्यक है, इससे शैक्षिक विकास में मदद मिलेगी। महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है प्राचीन भारतीय शिक्षा की वर्तमान में प्रासंगिकता। और इस विषय पर जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जो निम्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च हेड हैं, और डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा, जो गोरक्षा संरक्षक गोरक्षा संरक्षक प्रांत के वरिष्ठ विश्व हिंदू परिवार के सदस्य हैं। और इन्होंने हमारे जो ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं, इनको बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन समय में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी,
उसका कितना बड़ा महत्व था। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गुरु की महिमा गिर रही है और ये तो भावी पीढ़ी है जो शिक्षक बनकर तैयार हो रहे हैं, और यदि गुरु का ही सम्मान गिर गया तो मैं नहीं समझती कि राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र का निर्माता एक शिक्षक को कहा जाता है। यदि शिक्षक का ही सम्मान नहीं है हमारे भारत में तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति क्या थी और वर्तमान में हमारी कैसी चल रही है और हमें कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी NPE 2020 का जो निर्माण किया है उसमें इन सब चीज़ों को रखा है कि आप देख रहे हैं कि वैदिक गणित हमारी पहले से ही प्रारंभ कर दी गई थी और अब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें वैदिक शिक्षा को पूरी तरह से सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। और मैं भी एक प्रोफेसर होने के नाते मतलब ये बताना चाहूँगी कि हमारी शिक्षा में जो मूल्य गिर रहे हैं, जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, वो मूल्य हमारे बचे होने चाहिए और वो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से ही बच सकते हैं। तो समय समय पर इस प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठी होनी चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी का भवन 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अंबेडकर नगर में कार्यालय का निर्माण जारी है। इस ऑफिस को लोकसभा चुनाव से पहले तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही इसका उद्घाटन राहुल गांधी के हाथों कराए जाने का प्रयास है। इसमें अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के लिए कक्ष सहित मीटिंग हॉल, अतिथियों के लिए विश्रामागृह और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जा रहा है। कार्यालय को हेरिटेज लुक दिया गया है। फिनिशिंग चल रही है, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम इसको तैयार करा के, और हमारा मन है जैसा हमारे नेता माननीय भंवर साहब से बात हुई है, शायद वो राहुल जी को या किसी बड़े नेता को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। मैं तो ये कह रहा था भंवर साहब हमारे तो आप ही राहुल गांधी के, आप ही उद्घाटन कर दो। बोल नहीं राहुल जी को बुलाऊंगा, तो उनका मन है तो राहुल जी को बुलाएंगे और इसका उद्घाटन हमसे करवाएंगे। सर, इस कार्यालय में क्या क्या खास है इस बार? कार्यालय अपने आप में आप इसका नक्शा देखो, एकदम एंटिक कार्यालय है, हेरिटेज लुक हमने इसको दिया है। और राजस्थान में जिले के कार्यालयों में अपने तरीके का पहला इतना बढ़िया कार्यालय होगा जो राजस्थान में कहीं भी नहीं है। इसमें सारी सुविधाएं हैं। देखिए, DCC अध्यक्ष का चैम्बर तो है ही, उसके अलावा हमने सारे अग्रिम संगठनों के इसमें ऑफिस बनाए हैं। महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, सबको अलग अलग अध्यक्षों को हमने कमरे रखे हैं। इसमें मीटिंग हॉल भी है, सेमिनार हॉल भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी है, उसके अलावा पेंट्री भी है। और ऊपर इसमें हम कोई हमारे VVIP गेस्ट आए और वो रुकना चाहे, पार्टी के बड़े नेता, उनके लिए वहाँ रुकने की सुविधा भी है। बजाय होटलों में रोकने, हम पार्टी कार्यालय में उनको रोकेंगे। और आप देखो जाके, बहुत अच्छा कार्यालय बन रहा है। राजस्थान में शायद पहला जिला कार्यालय होगा जो इतना बढ़िया और सभी सुविधाओं से युक्त होगा। सर, इसमें बार रूम भी रखा गया चुनावों के लिए, विशेष रणनीति? हाँ, बार रूम तो ही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक विपक्षी सांसद द्वारा मिमिक्री किए जाने की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि विपक्ष के सांसद द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान किया गया है, साथ ही इसे कांग्रेस की ओर से बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसान के बेटे को भाजपा ने उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया और यह कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। इसके अलावा 3 राज्यों में हाल ही में मिली हार के चलते विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट बनी हुई है। उन्होंने ऐसे सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। जब उन सांसदों को ही अनुशासन का ज्ञान नहीं है तो वो क्या देश चलाने की बात करेंगे। ऐसे सांसदों को बर्खास्त करना चाहिए। वो नकल निकालना ये देश के विरुद्ध कार्य किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संजीदगीपूर्ण पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है कि उन्होंने इस ज्ञान को संज्ञान लिया है अब, और आने वाले समय में उनको कठोर दंड दिया जाए जिससे कोई भी सांसद कभी भी इस तरह की त्रुटि नहीं करे। राहुल जी वहीं थे, राहुल जी खुद भी देख रहे थे। राहुल जी तो संजीदगा है ही नहीं। अगर वो परिपूर्णता बात करते तो इस तरह की दुर्व्यवहारपूर्ण बात नहीं होती। ये कांग्रेस के सारे सांसद भोगला गए हैं और जब 4 राज्यों में हमारी सरकार लेटेस्ट बनी है उसके बाद उनको एहसास हो गया कि 2024 में उनकी जीत नहीं है, उनके विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। कि देश के अंदर सब लोगों ने जान लिया कि जिन लोगों को खुद को ज्ञान नहीं है, जो दूसरों की नकल निकालना जानते हैं, तो वो क्या देश का विकास करेंगे, राष्ट्रहित की बात करेंगे। तो सांसदों के ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मैं खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं और कई जगह तो पुतले जलाए गए हैं। वो किसान नेता है, पढ़ा लिखा बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है और किसान नेता का अपमान हुआ है, नहीं कि उपराष्ट्रपति का।
भाजपा के स्थानीय नेताओं ने जल्द ही मंत्रिमंडल गठन होने और अलवर से भी इसमें विधायकों को शामिल किए जाने की उम्मीद जताई है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बेरोजगारों में भी काफी उम्मीदें लगी हुई हैं कि राजस्थान सरकार युवाओं के हित के लिए काम करेगी। साथ ही 2 से 3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल बनने की संभावना है और इसमें अलवर की भी भागीदारी निश्चित तौर पर होगी। देखिए, अलवर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जीत के जा रहे हैं, आज देखा होगा कि विधानसभा के अंदर विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की हमारे पूजा अर्चना करने के लिए गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन पे भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानती है, सनातन धर्म को मानते हुए सब कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रही है और 1 या 2 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अलवर के लगभग शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से हमारे जो सीनियर नेता हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। 30 के लगभग तो होना चाहिए और मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो सबको साथ और सबका विकास की बात करेगा। अच्छा मंत्रिमंडल सबका साथ सबका विकास का कार्य करेगा और युवाओं को, भावनाओं को, बेरोजगारों के नियुक्तियों को, विज्ञप्तियों को और उनको रोजगार देने की लालसा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के अंदर है। आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के जा रहे तो कितने युवाओं ने उसका दिल से स्वागत किया है। ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का पूर्ण संकेत दे चुकी है। सर, मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है क्या लोकसभा के चुनाव के हिसाब से और उसका गठन किया जा रहा है? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ध्यान रखेगी, लेकिन ये है कि उन व्यक्तियों को मौका देगी जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं और राजनीतिक सारे अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाएगी और जो सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, ऐसे व्यक्तियों का लग रहा है कि उनको मंत्रिमंडल दिया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि संगठन की मजबूती के कारण जिले में 11 में से 6 सीटों पर विजय प्राप्त की गई। इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है तो भारी बहुमत से उन्हें जिताकर भेजा जाएगा। मिश्रा के अनुसार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खासी मेहनत की थी। हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत साहब को उस अलायंस कमेटी का मेंबर ही बनाया है। अभी 21 तारीख को CWC की मीटिंग भी वहाँ है दिल्ली में, तो हमारे नेता और जितेंद्र सिंह जी उसके बाद अलवर आएंगे। जैसा वो निर्देश देंगे किस हिसाब से काम करना है, किस व्यक्ति को, भंवर साहब खुद चुनाव लड़ते हैं या वो किसी को लड़ाते हैं, ये भंवर साहब को तय करना है। उस हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी हम तैयार करेंगे जैसा वो आदेश देंगे। तैयारी हमारी पूरी है, संगठन हमारा मजबूत है। हमने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन जिले में किया है। और वहीं महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा 22 दिसंबर को आचार्य हस्ती चिकित्सालय में नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया जाएगा। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि पूर्व शहर विधायक जीतमल जैन की स्मृति में यह कैंप लगेगा। इसमें निःशुल्क जांच के साथ ही मोतियाबिंद के चयनित मरीजों के ऑपरेशन होंगे। 22 तारीख को एक और शिविर लगेगा और वो जो यहाँ के अलवर के पूर्व विधायक थे जीतमल जी जैन, उनकी स्मृति में लगाया जा रहा है। उसमें भी क्या प्रक्रिया रहेगी? उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेत्र चिकित्सा शिविर, नेत्र शल्य चिकित्सा कर सकें और वो भी सारा निःशुल्क ही रहेगा। अलवर डाइट के हॉस्टल में समावेशी शिक्षा के तहत 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इसका बुधवार को समापन हो गया। यहाँ ट्रेनिंग दे रहे धन सिंह मीणा ने बताया कि विशेष श्रेणी के शिक्षकों को अन्य कैटेगरी में दक्ष करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बतौर उदाहरण, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने में जो शिक्षक दक्ष हैं, उसे श्रवण बाधित और मानसिक विमंदित आदि के बच्चों को पढ़ाने के बारे में बताया गया है। कुल 48 शिक्षकों ने यह ट्रेनिंग प्राप्त की है। 10 दिवसीय विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के अध्ययन कराने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण था, जो आज समापन की ओर है। और इसमें हमारे जो 21 प्रकार की दिव्यांगता हैं, उनके बारे में उनकी परिभाषा और उनका अर्थ और लक्षण इन लोगों को सिखाया गया, तथा उनका बच्चों का क्लास मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे करेंगे और उनकी कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ या परीक्षा वगैरह में किन किन प्रकार के अनुकूलन किए जाते हैं, इस पर चर्चा हुई। ब्रेल कैसे पढ़ेगा,
अबेकस कैसे पढ़ेगा, या और विभिन्न प्रकार के जो एड एंड अप्लायंसेस है जो इनका उपयोग में आती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और या कौन कौन से नवाचार हुए इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, जिससे कि ये बच्चे जा कर के और फील्ड में एक अपना बेहतर सहयोग कर सकें ये शिक्षक। ये इसका मुख्य उद्देश्य है सर। सभी विशेष श्रेणी के हाँ, इसमें सभी प्रकार के जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं, जैसे मानसिक विमंदित वाले बच्चों के लिए भी, श्रवणबाधित बच्चों के लिए भी और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेषज्ञ भी ये लोग हैं, लेकिन वो एक ही श्रेणी के हैं। अब इनमें सभी प्रकार की श्रेणियों का ज्ञान इन्हें कराया गया, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनका शैक्षणिक सम्मेलन हेतु विभिन्न प्रकार के परामर्श और दे सकें। इसका प्रमुख उद्देश्य। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी स्वर्गीय हारूमल तोलानी की पत्नी निर्मला तोलानी की पुण्यतिथि पर कई जगह फल वितरण किया गया। उनकी पुत्री छवि तोलानी ने बच्चों को फल वितरण किया। वहीं तोलानी जन कल्याण समिति के बैनर तले जरूरतमंद सामग्री भी प्रदान की गई। समिति द्वारा समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के तहत गोलेटा गांव में एक श्रमिक ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि 45 वर्ष के कैलाश जाटव ने शराब के नशे में जहर खा लिया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कैलाश मजदूरी करता था और उसके परिवार में 3 बच्चे हैं। सरकारी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कैलाश सनोफ मल्लूकाराम जाति जाटा उम्र 42 साल निवासी गोलेटा, जो कल दिनांक 19/12/23 को पॉइजन केस में भर्ती हुआ था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम कार्रवाई की। क्या काम करता था? ये मजदूरी करता था। परिवार वालों ने क्या बताया? परिवार वालों ने बताया है कि अभी तो लड़का तो आया नहीं है, बाकी उसके और रिलेशन है जो बता रहे हैं पॉइजन केस। पॉइजन का मामला क्या बताया कि पॉइजन का मामला ऐसा भी कुछ नहीं बताया, कारणों के चलते अभी ऐसा कुछ नहीं बताया। बाकी लड़का आएगा, उससे मालूम करेंगे। पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएगी। शादीशुदा है, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। क्या काम करता था? मजदूरी। सकट के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया। इस दौरान हनुमान जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई। शुभारंभ पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन ने पूजा अर्चना एवं अखंड दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भजन संध्या में पप्पू सोनी, महेंद्र छिपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन और मधुसूदन पांचाल ने हनुमान जी महाराज का गुणगान किया। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। श्री चक्रधारी हनुमान मंदिर स्थापना से जुड़े आयकर अधिकारी मूलचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके निधन पर आयकर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि करनी माता मंदिर से आगे श्री चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ प्राचीन मूर्ति स्थित है। वहीं मंदिर स्थापना में मूलचंद शर्मा सहित अन्य हनुमान सेवकों का सहयोग रहा है। सेवा समिति से जुड़े लोगों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144
2338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पृथ्वीपुरा गांव में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से सरसों की फसल जल गई। संजय सेन, रविंद्र सिंह और अन्य किसानों के अनुसार पुरानी विद्युत लाइन को बदला नहीं जा रहा, इससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। इसी वजह से मंगलवार शाम यहां 11,000 केवी का विद्युत तार टूट गया था। इसके चलते संजय सेन के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। कई दशकों से विद्युत लाइन के तार बदले नहीं गए हैं। जो लाइन है पृथ्वीपुरा GSS से पृथ्वीपुरा ग्रामीण फीडर मेन लाइन है, जो आए 11,000 ये आए दिन टूटती रहती है। और ये जो लाइन है पृथ्वीपुरा में जब से लाइट आई है उसी टाइम ये लाइन डली थी और आज तक ये लाइन बदली नहीं गई है। और ये प्रतिदिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये लाइन टूटती है, जिससे 3 बार कल दिन में टूटी है। इससे क्या है कि कुछ मवेशियों को नुकसान हो सकता है, पानी मोड़ने वाले मर सकते हैं, या रात को ये जैसे ही लाइन टूटी है इससे फसल जल के राख हो गई है। और हमने कई बार बिजली विभाग के अधिकारी को अवगत करा दिया गया, लेकिन ये लाइन अभी तक नहीं बदली गई है। और यदि ये लाइन नहीं बदली गई तो एक कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे पानी मोड़ने वाले को, और यहाँ से जो शौचालय के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं उनको, या न्यार काटने वाले या कोई मवेशियों को कभी भी मार सकते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि इस लाइन को बदलवाई जाए। नटनी का बारह पर देवनारायण भगवान के मेले की तैयारियां जारी हैं। इसे लेकर गुर्जर समाज ने एक बैठक आयोजित की। इस बार 8 भट्टियों की रसोई बनवाई गई है, जिससे विशाल भंडारे का आयोजन किया जा सके। वहीं मंदिर में साधु संतों के ठहरने के लिए 2 कक्ष बनवाए जा चुके हैं। श्रद्धालु तोताराम गुर्जर के अनुसार भगवान देवनारायण मंदिर में स्थित दान पेटी को खोला गया, जिसमें करीब 69,000 की राशि प्राप्त हुई है। इसे मंदिर के विकास में लगाया जाएगा। इसके अलावा 5.5 लाख रुपए की लागत से रसोई बनवाई जा चुकी है। भगवान देवनारायण मंदिर कमेटी की अभी ही रविवार को एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत मेले की तैयारी के लिए, अभी मेले के 2 महीने बाकी हैं, उसकी तैयारी के लिए मीटिंग करी गई। भगवान देवनारायण के दान पेटियों का खोला गया, जिसके अंतर्गत 69,504 रुपये दान पेटी में भामा साहब द्वारा डाला गया, वो निकाला गया है और उसको बैंक में जमा किया गया है। उस पैसे को, उससे हम देवनारायण भगवान मंदिर का विकास करेंगे, जिसमें अभी पिछले साल हमने एक बहुत बड़ा रसोई बनाई है, जिसमें 8 भट्टियाँ हैं, वो रसोई का निर्माण किया है। और महात्मा संतों के ठहरने के लिए अलग से 2 कमरे को तैयार करवाया गया है, जिसमें करीब 5.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं मंदिर समिति के। और मेरा निवेदन है कि भव्य मेले के लिए अभी तैयारी सभी समाज ने कर ली है, तो हमारा 2 महीने बाद अच्छा मेले का आयोजन किया जाए। सर्दियों के दिनों में किसान पशुओं के लिए चारे की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके तहत खेतों में बाजरे की कुट्टी को थ्रेसर से कटवाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि बाजरे की कड़बी की कुट्टी पशुओं के लिए लाभप्रद रहती है। इस वजह से कुट्टी और चारा निकलवाने का सिलसिला जारी है। कृषि विभाग ने आत्मा योजना के तहत जिले के अग्रणी किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जैविक पद्धति से खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सम्मान मिलेगा। मशरूम की खेती करने वाले, उद्यान लगाने वाले और गुणवत्तापूर्ण चारे की खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकेंगे। योजना प्रभारी सूरजभान शर्मा ने बताया कि इसके लिए कार्यालय में संपर्क कर 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है।
रामगढ़ के ग्राम बुटियाना और रौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप शुरू किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा प्रत्याशी रहे जय आहूजा ने किया। यहां भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलवाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें कैलेंडर और योजना प्रपत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, गोविंदगढ़ एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद, तहसीलदार रमेश चंद खटाना, अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, जिला पार्षद सरिता राज, सरपंच हेत राम यादव और कार्यक्रम संयोजक बने सिंह जाखड़ आदि की मौजूदगी रही। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। मोदी जी की इन योजनाओं से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है और हमारे कृषि विभाग के जो है पर्यवेक्षक उनसे हम मिलते रहते हैं। उनने हमको बहुत बीज भी दिलाया, खाद भी दिलाया, फवारा सेट भी दिलाया। भाई को मैं बहुत सुबह जंगल में जावे क्यों करना दे अब हम अपने भाई में जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमारी बहन जी नीलम जी को शौचालय मिला है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और आप बहन जी कार्यक्रम में आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं जय आहूजा ने रामगढ़ के ग्राम घाट, दीनार और शीतल गांव में भी इसी तरह के शिविरों की शुरुआत की। घाट गांव में किसानों को यह भी बताया गया कि फसलों पर ड्रोन के जरिए किस तरह कीटनाशक का छिड़काव किया जाए। आपके दीनार का टेंडर अब तक हो गया क्या? अभी हुआ है। सरकार बदलने के बाद पहला टेंडर दीनार का ही हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ढंड का टेंडर अभी भी अटका हुआ है। ढंड का टेंडर हम किसी भी तरीके से भागादौड़ी करके करवाएंगे। और रेस्की में लगभग 70% काम जल जीवन मिशन का पूरा हो गया है। पिछली सरकार में मुख्य रूप से जो वोट बैंक कांग्रेस का नहीं था, या यूं कह लो जहां पे हिंदू आबादी अधिक थी, ऐसे गांव के टेंडर नहीं होने दिए गए थे। साड़ोली में, ककराली में, ऊंटवाल में, नंगला बंजीका में कब का ही काम हो गया, जहां पे 75 से 80% मेव आबादी है। पर हम ऐसी दुर्भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हिंदू हो या कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सबके घर पे पानी पहुंचे और पानी के पुण्य का लाभ सबको मिले, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। पर चूंकि अपनी पंचायतें रहेंगी तो प्राथमिकता पे अपनी पंचायतों में काम है। बहुत सारे सभी को उज्ज्वला का सिलेंडर लेने का अधिकार है, पर बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए ये आपके यहाँ उज्ज्वला की लगी हुई है आज कैनोपी। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार रात्रि सहजपुर के पास चलती कार में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार जनकपुरी दिल्ली निवासी लोग जयपुर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे कार में आग लग गई। इसके बाद इसमें सवार तीनों लोग तुरंत बाहर निकल आए और सभी सामान भी बाहर निकाल लिया। बड़ौदा में के राजकीय गर्ल्स कॉलेज में स्टाफ की कमी बनी हुई है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। महाविद्यालय का संचालन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के सिर्फ 3 कमरों में हो रहा है। यहाँ भूगोल, हिंदी और उर्दू के ही व्याख्याता हैं, जबकि राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और गृह विज्ञान में लेक्चरर नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही। दूसरी ओर छात्राओं और स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। साथ ही करीब 300 छात्राएं हैं, लेकिन फर्नीचर के सिर्फ 80 सेट उपलब्ध हैं। शेष छात्राओं को जमीन पर बैठना पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में तत्कालीन विधायक साफिया जुबेर खान ने कॉलेज में किताबें और ड्रेस देने का भी वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। उधर सहायक व्याख्याता के अनुसार यहाँ अनेक विषयों के लेक्चर्स के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। यहाँ पर न तो बिल्डिंग की व्यवस्था है, न टीचर की व्यवस्था है, और मंदिर की में ही और ठंड में छात्राओं को पढ़ाई करनी पड़ती है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो हम बात करते हैं छात्राओं से कि मैं बड़ौदा में राजकीय कन्या महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, और ये कन्या महाविद्यालय जब से बनाया है तब से यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। हम असुविधा में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की, और यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। जो भी जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है।
और यहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हम कॉलेज में आकर घर चले जाते हैं। स्टूडेंट घूमते रहते हैं, सभी को दिक्कत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर स्कूल है और अलग से बिल्डिंग बनाई नहीं गई है। इसमें ना इस कॉलेज की बहुत ही बेकार कंडीशन हुई पड़ी है। इसमें ना तो रूम है, और रूम है वो भी ऐसे ही खराब, जिसमें कोई बैठने का कोई वो ही नहीं है। नहीं स्टूल है, ये भी अब दिए हमको 1 साल बाद। ये स्टूल यही 1 साल हो गए कॉलेज को, लेकिन बट इसमें स्टूल आई है और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है इसमें। सब ना तो इसमें कुछ सफाई है ना कुछ है। हम आ जाते चले जाते, लगते नहीं कॉलेज आते, नहीं कोई पढ़ाई पे फोकस है ना किसी चीज़ पे। वॉशरूम भी ऐसे है कि बेकार, इससे अच्छा तो बाहर ही है। मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में 6 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से यहाँ पर तीन सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, उर्दू और ज्योग्राफी। और मेरे पास है होम साइंस, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। इनका अभी तक कोई भी यहाँ पर टीचर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमें अभी तक यह पता नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरा सत्र निकल चुका है और अब हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर टीचर की व्यवस्था कराई जाए। गौरतलब है कि बड़ौदा में के बाद बहादुरपुर और मुबारकपुर में कॉलेज खुले थे, लेकिन उन्हें भवन निर्माण के लिए भूमि मिल चुकी है, जबकि बड़ौदा में कॉलेज अभी तक खुद के भवन के लिए तरस रहा है। कठूमर के पंचायत समिति सभागार में विधिक जागरूकता कैंप लगाया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से हुए आयोजन में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं ADJ मीना अवस्थी रही, जबकि अध्यक्षता कठूमर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता धाकर द्वारा की गई। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी सहित आम जन मौजूद रहे। उन्हें अनेक अधिनियमों सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया यादव, तहसीलदार राजेंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी शशिवाला और तालुका सचिव राजकुमार जयमन आदि की भी मौजूद रही। तो आप सबको भी बहुत सजग रहना पड़ेगा कि कई बार हम जो लॉटरियों के आते रहते हैं, इसके लॉटरियों के झांसे में आते रहते हैं। सबसे पहले तो इस मोबाइल को हमें किन कामों के लिए प्रयोग लेना है, हमें ये देखना है, क्योंकि यदि हम नहीं सुधरे तो हम बच्चों से उम्मीद कभी नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे भी दिन रात मोबाइल और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं। उनका तो पढ़ाई भी है उसमें, लेकिन इसमें हम माताओं का भी रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यदि वो हमें मोबाइल हर समय चलाते देखेंगे, अनावश्यक वीडियो देखते देखेंगे, तो बच्चे भी देखेंगे, स्वाभाविक है, उनकी क्यूरियोसिटी हमसे कहीं ज्यादा है। तो इस मोबाइल के कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। एक आपको बताने चाहेंगे बहुत जो जरूरी है, वीडियो कॉलिंग। कई बार हमारे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है और हम वीडियो कॉल उठा लेते हैं। उस वीडियो कॉल को उठा लेने से, जब हम नंबर नहीं जानते किसी का, हमारे मोबाइल में नंबर सेव नहीं है, तो हम क्यों उठा रहे हैं वीडियो कॉल? किसी को बात करना है, फोन से बात करें हमसे, है ना। वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नया नया चला है तो सबको शौक लगा हुआ है। वो वीडियो कॉल उठा लेने से क्या होता है, हमारा वीडियो कैप्चर होता है, उसमें हमारा वीडियो भी पहुंच जाता है। वो उस हमारे फेस को यूज करके ज्यादातर पोर्न वेबसाइट में, अश्लील वेबसाइट जो बनती है, उन अश्लील वेबसाइट्स में यूज किया जाता है। बच्चियों के, बच्चों के, महिलाओं के चित्रों को उसमें इस्तेमाल लिया जाता है और हजारों लाखों की संख्या में ऐसी वेबसाइट्स चलती हैं। ये अननोन नंबर से कॉल आती है और हम उस कॉल को उठा लेते हैं। तो पहली चीज तो कभी भी अननोन नंबर के वीडियो कॉल नहीं उठाएं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि अगर कभी उठाना पड़े तो आपको जो वीडियो जहां आता है वो कैमरा बंद रखना है। उस कैमरे पर हाथ रख लीजिए, बंद कर लीजिए, फिर आप वो कॉल उठाइए। आपको पता चल जाएगा कि वो कॉल कैसा आ रहा है, बात करने लायक है या नहीं है, तभी आप उससे बात करिए। तो हम बहुत कुछ बच सकते हैं इन चीजों से, क्योंकि आज अपराध जो है केवल भौतिक रूप से नहीं हो रहा है। चोरी है, ऐसा नहीं कि किसी का सामान चुराया वो चोरी हुई, आपके ऑनलाइन सारे पैसे खाते से उड़ जा रहे हैं, वो एक चोरी हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है आपसे, आपके सामने मौजूद होकर कर रहा, वो छेड़छाड़ है। आपको इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से आपके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। खैरदल में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 प्रशांत चौधरी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। यहाँ रैन बसेरा पुरानी अनाज मंडी में स्थित है।
न्यायाधीश यहां मंगलवार शाम पहुंचे और उन्होंने ठहरने की सुविधाओं को देखा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और आग बुझाने के इंतजामों की भी जानकारी ली। खैरतल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पुराने सिनेमा हॉल कैंपस में जगदम्बा मेडिकल स्टोर पर यह कैंप स्वर्गीय जगदीश गुप्ता की स्मृति में लगाया गया। श्री प्रभु विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट और JR एडिबल ऑयल के सहयोग से लगे कैंप में मुख्य अतिथि नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नेत्र है तो जहान है और बाकी सब वीरान है। इस दौरान 163 मरीजों की जांच की गई और 13 मोतियाबिंद ग्रस्त मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा मिली। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम गुप्ता, सैटेलाइट अस्पताल के PMO डॉक्टर नितिन शर्मा, श्याम बिहारी, कालूराम गुप्ता, त्रिलोक चंद और राधेश्याम गुप्ता आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ वास लॉ कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर बुधवार को लगाया गया। शिविर के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति सचिव और ADG प्रशांत चौधरी सहित अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और ACJM संख्या 1 अंकित सिंघल एवं सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता ने अतिथि के रूप में शिरकत की। आरंभ में मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। लॉ कॉलेज के अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, निदेशक विक्रम भड़ाना और कृष्णपाल भड़ाना, प्राचार्य कैलाश वर्मा और एडवोकेट शेर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर अनेक अधिनियमों की जानकारी प्रदान की गई। वक्ताओं ने साइबर क्राइम और युवाओं को नशे की लत के प्रति भी सचेत रहने का संदेश दिया। साथ ही अनुशासन, संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। इसके अलावा हेलमेट के उपयोग के प्रति भी प्रेरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सहायक नाजिर आशुतोष शर्मा, लोकेश कुमार, PLV हेम सिंह परमार, सूरज भान कछवाहा और पवन कुमार सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। जो बच्चा चला गया उसका परिवार जो इन चीज में लिप्त हो, कई बार हम यारी दोस्ती में किसी के साथ चल देते हैं, लेकिन उसके परिणाम जब इतने बुरे आते हैं हमारे साथ न्यायालय में जब आते हैं NDPS के मामले कि मुझे गाड़ी में उसने ये रख दिया तो मुझे पता ही नहीं था गाड़ी भी जब्त हो जाएगी क्या। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चा बुद्धि के हिसाब से हमें पता नहीं होती, लेकिन उसके परिणाम इतने घातक होते हैं कि परिवारों को 10-10 साल तक संघर्ष करना पड़ता है। वो सब हो मोबाइल को यूज तो करते हैं लेकिन उसकी अच्छाई नहीं देखते, बुराई चीज पहले पकड़ते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आती है मोबाइल में उसको बिना देखे सोच समझ आगे फॉरवर्ड करना चालू कर देते हैं। आपका तो फॉरवर्ड करना होता है, लेकिन जब उसको फिर कॉल डिटेल्स निकलती हैं, जब पता पड़ता है कि ये मैसेज आपने आगे फॉरवर्ड किया था बिना सोचे समझे, उसके परिणाम जो आएंगे वो भी फिर आप लोगों से सहन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हर आदमी मुलजिम होगा जो इस कड़ी में जुड़ता चला जाता है। इसलिए कोई भी मैसेज आए करे उसको समझें, देखें तरीके से, और जरूरी नहीं है कि हमें कोई उद्देश्य कि हमें फॉरवर्ड करना ही करना है। जब तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है उसे आगे मत करें। जल्दी ही जो है लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा आप करेंगे लोग आपको देखेंगे आगे, तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप आगे जाके कैसे लोगों को कहेंगे कि आप नियमों का पालन करें। तो मेरी आग्रह रहेगी कि ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें। सभी लोग जो है हेलमेट लगाएं। 2 व्हीलर 2 लोगों के लिए होता है, 3 लोगों के लिए नहीं होता है। लाइसेंस यहाँ पे लोग नहीं बनवाते हैं, प्लीज़ ये सब करें। और दूसरा एक छोटा सी बात मैं एक और बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो आजकल जो है युवाओं को उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राजस्थान में इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया है। उसमें आप पब्लिक अफेयर्स या स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, 50 रुपये का लीजिए। आपको कुछ भी लगता है कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना एड्रेस वगैरह लिख के एक डिक्लेरेशन होता है उसमें फॉर्म A करके वो भरिए, और आप इससे संबंधित जो है स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड होगी। चाहिए होते हैं वो महिलाएं आगे आ ही नहीं पाती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप महिलाएं हैं जो भी LLB आप कर रहे हैं, तो एक महिला होने के नाते दूसरी महिला को आप सपोर्ट कीजिए और उनको बताइए कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, आपके कानूनी राइट कौन कौन से, आपके सिविल राइट्स कौन कौन से, आप उनको शिक्षित कीजिए, उनको बताइए कि ये है। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं, जो नहीं कर पा रही हैं, जो कानून अब जो आज तक कोर्ट नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उनके लिए प्लीज़ मेरा ये है कि आप थोड़ा सा उनके लिए सपोर्ट करें, थोड़ा सा उनको बताएं, उनको बाकी जानकारी दें। और अब बात टपुकड़ा की, मसीत गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरपंच दिनेश यादव, देशपाल यादव और तहसीलदार नन्नूमल यादव आदि उपस्थित रहे। यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ किया गया। इस दौरान अनेक विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं से अवगत करवाया। साथ ही लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
वहीं भाजपा कार्यकर्ता देशपाल का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विकास के नए आयाम छू रहा है। शशि मां सेवा ट्रस्ट द्वारा भक्तों के साथ ब्रज दर्शन किया गया। इसमें भिवाड़ी के अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। इन्होंने वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद मथुरा गायत्री तपोवन में पूजा पाठ और यज्ञ किया। साथ ही गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जन्मभूमि आवलखेड़ा में भी दर्शन किए। यहां उनकी जन्मभूमि के अवलोकन के अलावा सूर्य मंदिर और ब्रह्मांड घाट में भक्त पहुंचे। इसके अलावा रमन रेतीने में ब्रज सम्राट गुरु शरणानंद के आश्रम में भी भ्रमण करने सहित गोकुल धाम और राधा रानी के बरसाना में दर्शन किए। अलवर के कला कॉलेज में बुधवार को एनएसएस की 4 इकाइयों का विशेष शिविर लगाया गया। उद्घाटन के बाद प्राचार्य प्रोफेसर अशोक आर्य ने स्वयंसेवकों को राष्ट्र और समाज सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहने को प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम अधिकारी और जिला समन्वयक डॉक्टर सरोज मीणा, डॉक्टर महेश गोठवाल, अनिल यादव और डॉक्टर विष्णु कुमार पांचाल ने एनएसएस की गतिविधियों की जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय सेना से आए कर्नल आलोक रंजन ने बताया कि सेना में भर्ती के कौन से अवसर उपलब्ध हैं। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र वेदवान ने आभार व्यक्त किया। गायत्री परिवार से आए सीबी यादव ने आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डॉक्टर सरोज मीणा ने स्वयं सेवकों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। साथ ही माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण करवाया गया। इस मौके पर स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। जयपुर स्थित विधानसभा भवन में प्रदेश भर के साथ ही अलवर परिक्षेत्र के नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी शपथ ली। इनमें कांग्रेस के 6 और भाजपा के 5 विधायक शामिल हैं। बुधवार को प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली भी शपथ लेने में शामिल रहे। वे तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पूर्व जूली 2018 में विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री पद तक भी पहुंचे थे। मैं टीकाराम जूली जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। रामगढ़ क्षेत्र में पागल श्वान ने 4 बच्चों को काटकर जख्मी कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अकबर खान सहित अन्य परिजनों के अनुसार ग्राम लाडपुर बेड़ा, जुगरावर और शीतल में अब तक 2 दर्जन से अधिक बच्चों को श्वान जख्मी कर चुके हैं। वहीं बुधवार को इन्होंने 4 बच्चों को अपना शिकार बनाया। दूसरी ओर श्वानों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन और पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 4 गांव हम घूम गए, 2 घंटे में 4 गांव साफ कर रहा है बच्चों से। इतनी भयंकर है। एक हमारी लड़की जिसके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो साफ खा गया। तो कुत्ता खा गया। कुत्ता भी यार नाम नहीं लिखा पड़ा भाई साहब। मतलब पागल कुत्ता कैसा है? कुत्ता था भाई साहब। कितने बच्चों खाए? कोई गिनती नहीं है बच्चों की। यहाँ हॉस्पिटल फालतू है, वैसे ही घूमता था। वैसे घूमता, क्या पता। कहाँ की घटना है ये लाडपुर गाँव की। कौन स्थान लगेगा? रामगढ़ के लाडपुर की। तो कितने गाँव में? 4 गाँव में लिया है। जुगरावर, लाडपुर, बेड़ा, अच्छा, तो चारों गांव में कितने बच्चों को घायल कर दिया? कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, मैं तो हॉस्पिटल में एंट्री हुई जब पता पड़ेगा कितना हुआ। तो पागल है क्या है? पागल कुत्ता है भाई साहब, मरने भी नहीं आया। तो इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? आपके कभी सूचना दियो? कार्रवाई सब करेंगे। अब हम बोल रहे हैं, हम सब बच्चे ने लेकर आए ना हॉस्पिटल में। अच्छा, और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। चाकू से बड़े भाई का पेट फाड़कर उतारा मौत के घाट। तिजारा के शाहबाद में आपसी कहासुनी के बाद की वारदात। जोमेटो से खाना मंगवाया और डिलीवरी बॉय से छीने मोबाइल और नकदी। सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नई सरकार से जल संकट दूर करने और पेट्रोल से वैट घटाने की जताई उम्मीद। अनेक वर्गों ने रखी राय। वहीं कांग्रेस ने भी सिर्फ वादों की बजाय अमल की कही बात। और दरवाजा तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने दंपति को किया घायल। शहर के दाऊदपुर में सामने आई घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।